नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आस्क प्रेप के इस नए एपिसोड में। आज हम आपको भारत के इतिहास के उस दौर में ले चलेंगे जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त काल। इस युग की राजनीति, संस्कृति और विज्ञान में हुए अद्भुत विकास को समझने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य, जो भारत के इतिहास में सुनहरे युग के नाम से जाना जाता है, 4वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित किया गया। यह साम्राज्य उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी मजबूत राजनीतिक व्यवस्था और आंतरिक शांति, जिसने इसे सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया। चंद्रगुप्त प्रथम, संस्थापक। गुप्त साम्राज्य की नींव रखने वाले महान शासक। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर अपने साम्राज्य को राजनीतिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ किया। खुद को महाराजाधिराज की उपाधि से विभूषित किया। उनके शासनकाल ने गुप्त वंश को महानता की ओर अग्रसर किया। समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उनके उत्तराधिकारी। उन्हें उनकी सैन्य उपलब्धियों और विजय अभियानों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने दक्षिण भारत और उत्तर भारत में कई क्षेत्रों को जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया। प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ लेख में उनकी विजय गाथाओं का उल्लेख है। वे केवल योद्धा ही नहीं बल्कि एक विद्वान और कवि भी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त के पुत्र, जिनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य सांस्कृतिक और राजनीतिक शिखर पर पहुंचा। उन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और साम्राज्य विस्तार के लिए कुशल नीतियां अपनाई। उनके शासनकाल में नवरत्न जैसे विद्वानों का दरबार सुसज्जित था, जिनमें कालिदास जैसे महान कवि शामिल थे। कला, वास्तुकला और व्यापार के क्षेत्र में इस समय अभूतपूर्व प्रगति हुई। जबूत राजनीतिक व्यवस्था। केंद्रीकृत शासन के साथ साथ प्रांतों और ग्राम स्तर पर भी प्रशासनिक व्यवस्था। शांति और सुरक्षा का माहौल, जिसने साम्राज्य को स्थिरता दी। सांस्कृतिक उत्कर्ष। साहित्य, कला और विज्ञान में प्रगति, जिसे सुनहरा युग का नाम दिया गया। कालिदास और आर्यभट्ट जैसे विद्वानों का समय। गुप्त साम्राज्य की यह विशेषताएं इसे प्राचीन भारत का सबसे प्रतिष्ठित साम्राज्य बनाती हैं। गुप्त काल में शासन प्रणाली विकेंद्रित, डिसेंट्रलाइज्ड थी, जो कुशल प्रशासन और स्थिरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस व्यवस्था ने केंद्र और स्थानीय स्तर के प्रशासनिक तंत्र के बीच संतुलन स्थापित किया। विकेंद्रित शासन प्रणाली। महाराजा, राजा। केंद्र में सर्वोच्च शक्ति राजा के हाथ में थी। राजा के अधीन प्रांतीय गवर्नर और अन्य अधिकारी कार्यरत थे। महाराजाधिराज की उपाधि गुप्त शासकों की सर्वोच्च सत्ता को दर्शाती थी। प्रांतीय गवर्नर। अलग अलग प्रांतों, भुक्ति में शासन करने के लिए गवर्नर नियुक्त किए जाते थे। ये गवर्नर राजा के प्रति जवाबदेह रहते थे और क्षेत्रीय प्रशासन का संचालन करते थे। स्थानीय प्रशासन, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायतें स्थानीय स्तर पर प्रशासन और विवाद समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और शांति बनाए रखने के लिए पंचायतों को अधिकार दिए गए थे। शिलालेख। पत्थरों पर खुदे हुए ये लेख शासकों की उपलब्धियां, नीतियां और आदेशों का दस्तावेज होते थे। इन्हें साम्राज्य में राजकीय आदेशों और धार्मिक संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए उपयोग किया जाता था। ताम्रपत्र। तांबे की प्लेटों पर लिखे ये अभिलेख प्रांतों में भूमि अनुदान और अन्य सरकारी आदेशों को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किए जाते थे। ये अभिलेख स्थानीय प्रशासन को सशक्त और संगठित बनाते थे। यह प्रणाली राजकीय आदेशों के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाती थी। स्थानीय स्तर पर पंचायतों और गवर्नरों को अधिकार देकर प्रशासन में स्थायित्व और जन सहभागिता सुनिश्चित की गई।
ताम्रपत्र और शिलालेखों के माध्यम से आदेशों और नीतियों को संरक्षित कर लंबे समय तक उनकी जानकारी को सहेजा गया। गुप्त काल की विकेंद्रित शासन प्रणाली न केवल प्रशासनिक कुशलता का प्रतीक थी, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण थी। गुप्त काल को भारत का सुनहरा युग कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान संस्कृति, विज्ञान और कला के क्षेत्र में अद्भुत उन्नति हुई। यह काल न केवल भारतीय सभ्यता की सांस्कृतिक ऊंचाइयों का प्रतीक है, बल्कि विज्ञान और तकनीकी नवाचार का भी केंद्र रहा। संस्कृत भाषा का उत्कर्ष। संस्कृत को शाही संरक्षण प्राप्त था और यह विद्या, साहित्य और प्रशासन की मुख्य भाषा बन गई। इस काल में कालिदास जैसे महान कवि और नाटककार का उदय हुआ। कालिदास की कृतियां जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और रघुवंशम संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। अन्य महत्वपूर्ण विद्वान अमर सिंह, अमरकोश के रचयिता, और विष्णु शर्मा। इन गुफाओं में बनाई गई भित्तिचित्र और मूर्तियां गुप्तकालीन कला की पराकाष्ठा को दर्शाती हैं। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म के जीवन और संदेशों का चित्रण किया गया है। एलोरा की गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के प्रतीक हैं। यह मंदिर गुप्तकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर की मूर्तियों और नक्काशी में भगवान विष्णु के दशावतारों को दर्शाया गया है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए सोने और चांदी के सिक्कों पर सुंदर चित्र और नक्काशी देखने को मिलती है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें गणित और खगोल शास्त्र के सिद्धांत बताए गए। उन्होंने शून्य और दशमलव पद्धति का विकास किया। पृथ्वी के गोल होने और अपनी धुरी पर घूमने का सिद्धांत प्रस्तुत किया। आयुर्वेद। चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद में कई नई विधियों का विकास हुआ। चरक और सुश्रुत के ग्रंथों का उपयोग चिकित्सा में बढ़ा। खगोल शास्त्र। खगोलविदों ने ग्रहों की गति, ग्रहण और ब्रह्मांड के अन्य पहलुओं का अध्ययन किया। संगीत और नृत्य। इस काल में संगीत और नृत्य को भी शाही संरक्षण मिला। हिंदू धर्म ग्रंथों में संगीत को देवताओं की सेवा का माध्यम माना गया। भरतनाट्यम और अन्य शास्त्रीय नृत्यों का प्रारंभिक विकास इसी समय में हुआ। गुप्त काल में संस्कृति और विज्ञान की प्रगति ने भारत को विश्व में एक सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र बना दिया। साहित्य, कला और विज्ञान की इस विरासत ने भारतीय सभ्यता को स्थायित्व और पहचान दी। हर साम्राज्य के उत्थान के साथ उसका पतन भी होता है। गुप्त साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। हुनों के आक्रमण ने इसके पतन को तेज कर दिया। 6वीं शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य इतिहास का हिस्सा बन चुका था। आज भी गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। कला, विज्ञान और शिक्षा में इसका योगदान भारतीय संस्कृति में अमर है। तो दोस्तों, यह था गुप्त साम्राज्य का सफर। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आस्क प्रेप को सब्सक्राइब करें। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।